आज के इस लेक्चर में हम एमपीपीएससी का जो GS1 का पेपर होता है उसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन को का जो सिलेबस है उसको डिकोड करेंगे। जो लोग नहीं जानते उनके बारे में उनको बता दें कि मेरा नाम परवेज़ खान है। मैंने बीटेक और एमटेक किया हुआ है। 2012 में मैं गेट क्वालिफाइड था और उसके बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है LNCD भोपाल में। और फिर यूपीएससी के लिए ये जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की और अभी एमपीपीएससी में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया मैंने। लगभग 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है और ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रही है। तो आज ये जो पेपर देखना है उसमें हम देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। एमपीपीएससी में जो है वो टोटल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। सबसे 3 स्टेज में ये पेपर होता है। सबसे पहले होगा पीटी, उसके बाद होता है मेंस, देन आपका होगा इंटरव्यू। ठीक, टोटल पेपर जो होगा वो 1575 नंबर का होगा और इस 1575 में से 175 नंबर जो है वो इंटरव्यू के होते हैं। 1050 नंबर के आसपास जो है, लगभग इतने नंबर के आसपास जो जिस बच्चे के आते हैं वो टॉप कर जाता है। ठीक, तो 1000 के आसपास अगर नंबर आते हैं तो ठीक ठाक पोजीशन में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 1000 नंबर कैसे आएंगे, ये पेपर लिखे हुए हैं, इनको देखना है और किस पेपर की क्या रणनीति होगी वो हम आगे समय के साथ डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो देखा मैंने कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिलेबस को लेकर बड़े कन्फ्यूज़न रहता है उनको। वो क्लास में आते हैं, फैकल्टी ने जो पढ़ाया बस उनने पढ़ा, नोट्स बनाए और उसी पे लगे रहते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर देखना, सिलेबस को डिकोड करना, ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत समस्या हो जाती है। हमने ये चीज़ें जब अपनी पढ़ाने के दौरान देखी तो, और जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि इसको डिकोड किया जाए ताकि बच्चों को आसानी रहे। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है GS1 पेपर कहलाता है। इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी, इतिहास और भूगोल। अब इतिहास और भूगोल में, अच्छा, इसका जो GS1 का पेपर होता है ये पार्ट ए और पार्ट बी में होता है। तो पार्ट ए होता है हिस्ट्री का, पार्ट बी होता है जियोग्राफी का। ठीक, तो हिस्ट्री के पेपर जो दोनों टोटल पेपर होगा A प्लस बी, ये होगा 3 घंटे का और 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक, और ऐसे ही अगले लेक्चर्स में हम इन सबको डिकोड करेंगे कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि पार्ट ए और पार्ट बी में एक पेपर हुआ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। अब इसमें जो है वो पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है वो कुछ डिवाइड होता है। ठीक, सबसे पहले होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि जो सिलेबस है पूरा इन्होंने यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, यूनिट 1 टू यूनिट 5। ठीक, तो एक यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे वो इन्होंने यहाँ बताया है। ठीक, एक यूनिट से 3 क्वेश्चन होंगे जो अति लघु उत्तरीय होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे जो लघु उत्तरीय होंगे और 1 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होता है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको 10 शब्दों में या फिर एक लाइन में देना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इसके मार्क्स मिलेंगे आपको 3 मार्क एक क्वेश्चन पे, और ऐसे 3 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 9 मार्क्स। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है वो शब्द सीमा रहेगी 50, 5 से 6 पंक्तियों में आपको आंसर लिखना पड़ेगा और इसके जो नंबर मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के 5 नंबर, तो 5 दूनी 10, ये को हो जाएगा। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो एक यूनिट से एक प्रश्न आएगा और जिसकी शब्द सीमा लगभग 200 है। 200 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है। ठीक, और इसमें जो मिलते हैं वो 11 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन पे, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 10 9 19 11 30। एक यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ऐसे 5 यूनिट हैं तो टोटल जो नंबर होते हैं वो होता है 150 नंबर का। तो एक पेपर 150 नंबर का और दूसरा पेपर जो है वो भी 150 नंबर का। तो टोटल जो देखा आपने पिछली स्लाइड में 300 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे में आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, तो समझ गया हो गया आप लोग यहाँ पे कि एक यूनिट से, अच्छा, ये यूनिट वाइज नहीं रहता है ना। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि यूनिट 1 लिखा होगा वहां पे ये 3 क्वेश्चन लघु उत्तरीय होंगे, फिर 2 लघु उत्तरीय होंगे, फिर एक दीर्घ उत्तरीय, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टोटल पहला जो होगा वहाँ 15 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, तो
5 यूनिट से 3 करके 15 क्वेश्चन पूरे ऐसे हो जाएंगे, ठीक। फिर 5 दूनी 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, है ना। फिर 3 क्वेश्चन एक ऐसा हो जाएगा, 5 क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तो यूनिट वाइज नहीं होता है, पेपर पूरा एक पेपर आता है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो सभी यूनिट से लिए हुए होते हैं, है ना। अब सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस, जो मुख्य भूमिका है जिसकी, देखिए हिस्ट्री के सिलेबस में जो है आपको 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है उनने, यहाँ 3 यूनिट है, नेक्स्ट स्लाइड में 5वीं यूनिट, चौथी और 5वीं यूनिट है। अब इतिहास में भारत का इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास, ये दोनों आपको पढ़ना होता है। तो भारत का इतिहास जो शुरू होता है इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट है और आज़ादी के बाद तक का इतिहास ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक। तो पहली यूनिट में जो है वो है हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। अब किसी भी इतिहास को, किसी भी समय का को आप 4 विशेष संदर्भ में जान सकते हैं, ठीक। पहला, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। तो आज के संदर्भ में भी अगर अपन देखें तो भारत की वर्तमान की राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या है। ऐसे ही जब सभ्यता की शुरुआत हुई तो हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है उसको, जहां से हमारे पास इसके लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, है ना। इससे पहले का भी इतिहास है, लेकिन उसके संदर्भ और साक्ष्य जो है वो लिखित रूप में नहीं है और इनके सिलेबस में उन्होंने दिया भी नहीं है, तो अपन को बहुत ज़्यादा हेडेक लेना भी नहीं है। अपन को टू द सिलेबस पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर देखिए आप, बहुत ऊपर से सतही स्तर के क्वेश्चन आते हैं, अपन को वैसे ही तैयारी करनी है, महारत हासिल बिल्कुल नहीं करनी है। ये एक अथाह समुंदर है, अगर इसमें गोता लगाएंगे आप सोचेंगे कि इसमें गोता लगा के निकल जाएंगे तो नहीं होगा, आप डूब जाओगे। आपको एक लिमिट तय करनी है, उस लिमिट के बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जाना है। पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए और सिलेबस देखिए और ये आइडेंटिफाई कीजिए कि किस पोर्शन से कौन सा वेटेज ज़्यादा है, किस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है। जिस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है उस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और जिस पोर्शन का वेटेज कम है उस पर थोड़ा सा कम फोकस कीजिए। ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे मुगल प्रशासन है यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा, ठीक। तो इसको नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते, तो उन पर अपन सरसरी नज़र डाल के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय सभ्यता थी तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक क्या स्थितियाँ थी, ठीक है। आर्थिक स्थिति में व्यापार कैसे होता था, किन के साथ होता था, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड की क्या स्थिति थी, हम क्या आयात करते थे, क्या निर्यात करते थे, है ना। मुद्रा कैसी थी हमारी, समाज कैसे विभाजित था, अमीर गरीब थे या नहीं थे, ऊंच नीच थी या नहीं थी, जाति व्यवस्थाएं जैसे कि आज है उस समय थी या नहीं थी ना। ये सब चीज़ें पढ़ना है आपको। संस्कृति कैसी थी, वहाँ पे पूजा पाठ क्या होता था, कैसे होता था, किसकी पूजा करते थे, किसकी नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता में। अब हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, हालांकि अभी डेयरी उद्योग का वहाँ पे कुछ सबूत मिले हैं खुदाई में, तो ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भी कहीं ना कहीं ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि ये पुष्टि नहीं है, तो अब इसको अपन ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करेंगे। अपन देखेंगे जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय ढांचा क्या था उसका, ये सब पढ़ेंगे। हड़प्पा के बाद जो है फिर वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई, ठीक। तो ये सभ्यता से यहाँ तक कैसे पहुंचे, बीच में क्या उठापटक हुई, ये देखेंगे अपन। जब नगरीय सभ्यता है तो ये समाप्त कैसे हो गई, क्या कारण थे जो इसकी समाप्ति के, फिर ये सभ्यता क्यों शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत क्यों हुई। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं और 2 पार्ट में इसको बांटा जाता है। एक होता है आपका ऋग्वैदिक काल, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ समाज की, यहाँ इन चारों की क्या स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में इन चारों की क्या स्थिति थी, ये देखना है। अब वैदिक सभ्यता के बाद फिर महाजनपद काल शुरू होता है। महाजनपद में आप देखोगे कि 16 महाजनपद थे मुख्यतः, उसके बाद 4 बचे खास तौर से। 4 के बाद सबसे ताकतवर जो बनकर उभरा वो था मगध साम्राज्य। मगध में 4 वंश, 4 वंश में आखिरी वंश जो था वो था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम आपने सुना होगा। अशोक वो पहला राजा था जिसने अखंड भारत बनाया, है ना। तो 16 महाजनपद में से मगध इतना ज़्यादा प्रभावशाली कैसे हो गया, क्या परिस्थितियां थी वहाँ, भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे क्या वहाँ पे, है ना, या फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी,
क्यों मगध इतना ज़्यादा ताकतवर हुआ और बाकी नहीं हो पाए, इनको देखेंगे। इसके पतन के कारण, अच्छा मगध के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियाँ, अशोक की नीतियाँ, अशोक का धम्म क्या था ना, ये सब चीज़ें अपन इसको देखेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, मगध हो गया। अच्छा इसी दौर में बौद्ध धर्म, जब महाजनपद चल रहा था तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पनपे। तो ये क्यों हुआ? अगर कोई भी नई व्यवस्था आ रही है तो इसका मतलब है कि पुरानी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष था। ठीक, आप नई गाड़ी कब खरीदते हो? जब पुरानी गाड़ी अच्छी नहीं चल रही है, पुरानी गाड़ी ज़्यादा परेशान करने लगी तो नई गाड़ी खरीद लेते हैं। घर कब बनवाते हैं? जब जहाँ रह रहे हैं वो जर्जर हो जाए तो नया घर बनवाना है। अब आप ये बोल सकते हैं कि किसी किसी के तो 3 4 5 घर होते हैं, वो खरीदते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो अलग केस है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत संख्यक लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर बनवा पाते हैं। दूसरा तब बनेगा 100 साल बाद जब वो खराब होने लगेगा, जर्जर होने लगेगा, है ना। तो अगर बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आ रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रही होंगी। वो क्या समस्याएं थी हम उनको समझेंगे, और जैन और बौद्ध धर्म ने उन समस्याओं को कैसे ओवरकम किया। क्यों जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है वो फैलता चला गया। जैन धर्म बौद्ध की तुलना में उतना ज़्यादा नहीं विकसित हो पाया उस जमाने में। तो क्या कारण रहे इसके, ये सब हम देखेंगे। फिर इनका भी पतन हुआ होगा, क्योंकि समय के साथ तो ये भी पुराने हुए होंगे। तो इनके पतन के क्या कारण थे ये भी देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म ये सब चल रहा था। उसके बाद फिर आ जाओ आप 0 BC, ठीक, ये सब चल रहा था बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद 0, फिर बौद्ध धर्म के बाद बहुत सारे काल आए, छोटे छोटे से हुए। सातवाहन काल, सातवाहन साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य, गुप्त के बाद हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज एक क्षेत्र, एक बड़ी शक्ति के, जो शहर है, एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। तो 647 से लेके और यहाँ पे लगभग 1000 ईस्वी के या 1200 ईस्वी तक का जो समय था, इसको पूर्व मध्यकाल बोला जाता है, या राजपूत काल भी बोला जाता है। यहाँ पर राजपूतों का उदय हुआ। ठीक, अब ये राजपूत कौन थे, इन्होंने अपनी क्या नीतियाँ बनाई, यहीं पे अपन देखेंगे कि 712 ईस्वी में जो है वो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पर। किसने किया, क्यों किया, क्या परिस्थितियां थी, इनको देखेंगे। उसके बाद आप आ जाइए 712 के बाद फिर महमूद गजनवी ने 1000 के आसपास को हमले किए, 1012, और उसके बाद में भी 1017 बार आक्रमण किए बोलते हैं। तो 300 साल लग गए यहाँ पे। ठीक, तो ये 300 साल क्यों लगे, मतलब इसको आप इस संदर्भ में मत देखिए कि 300 साल क्यों लग गए, पहले हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है ना। तो क्या कारण थे कि यहाँ पे भारत में 300 साल तक आक्रमण नहीं हुए, भारत ने रोक के रखा इनको। ठीक, उसके बाद क्यों धड़ाधड़ आक्रमण हुए एकदम से, आपने देखा होगा। बैटल ऑफ तराइन, मतलब तराइन की युद्ध में 1192 और 1191 और 1192 में तो मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया था दिल्ली में, सल्तनत शुरुआत हो गई थी। इसके बाद आया सल्तनत काल। सल्तनत काल को हम बोलते हैं मध्यकाल पूरा, सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक। ये पूरा ये पूर्व मध्यकाल रहा, ये मध्यकाल रहा। तो यहाँ पे सल्तनत कालीन साम्राज्य कैसा रहा। उसके बाद मुगल आए। तो मुगल को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मुगल जो है हमारे सिलेबस में है। मुगलों में बाबर ने कैसे साम्राज्य स्थापित किया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनकी क्या नीति रही, दक्कन की नीतियाँ इनकी, और राजपूत नीति, धार्मिक नीति, ये सब चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति, अंग्रेजों ने कैसे शासन स्थापित कर लिया। अच्छा, अंग्रेज अकेले तो आए नहीं थे, अंग्रेजों से पहले भी 2 पुर्तगाली और फ्रांसीसी आ गए थे, और डच आए थे। तो ये सब, इन सब के आने के बाद क्या ऐसी कंडीशन रही कि अंग्रेज शासन कर पाए, बाकी सबको वापस जाना पड़ा, और अंग्रेजों की क्या नीतियाँ थीं, अंग्रेजों ने कौन कौन से युद्ध लड़े भारत में, कैसे साम्राज्य का इसकी स्थापना की, और अलग अलग वायसराय आए, उनकी क्या नीतियाँ रहीं, ये सारी सब चीज़ें। और उन्होंने जो अर्थव्यवस्था के लिए अपनी नीतियाँ बनाई, उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और मुगल प्रशासन का हम देख चुके हैं, उनका प्रशासन की क्या नीतियाँ थी, और मिश्र संस्कृति का अभ्युदय हुआ। ठीक, क्योंकि चित्रकला और स्थापत्य कला, ताजमहल देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, ये सब चीज़ें, हुमायूं का मकबरा, ये सब चीज़ें बनी, भारतीय कारीगर बना रहे थे और दिमाग उनका था। तो वो मिश्रित हुई सभ्यता, बनाने वाले हाथ अपने यहाँ,
ज्ञान देने वाले दिमाग उनका, तो चीज़ें मिक्सअप होती चली गई। ठीक, कहाँ कहाँ संस्कृति मिक्स होती है हम वो उसको देखेंगे आगे। उसके बाद अब आइए यूनिट 3 पे, तो ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। अब अंग्रेजों का भारत पर शासन स्थापित हो गया है, कृषकों के लिए, आदिवासियों के लिए वो नीतियां बना रहे हैं अंग्रेज, कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है। अब जब कृषक परेशान हो रहे हैं, आदिवासी परेशान हो रहे हैं, जंगलों में आदिवासी रहते थे, अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा किया, उनके लिए नीतियां बनाई, तो फिर उन लोगों ने विद्रोह किया। ठीक, विद्रोह हुआ, ऐसे ही बहुत सारे विद्रोह होते रहे, छोटे छोटे विद्रोह होते रहे। सबसे बड़ा विद्रोह जो पहला हुआ वो 1857 की क्रांति। इसके क्या कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तात्कालिक कारण, कहाँ तक ये फैला, और उसके बाद ये जो है असफल रहा, सफल नहीं हो पाया, क्या कारण थे इसकी असफलता के, और इसको कोई अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग हिसाब से परिभाषित करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ बोलते हैं कि नहीं सैनिक विद्रोह था, कुछ बोलते हैं नहीं ना तो विद्रोह था ना पहला था, कुछ नहीं था। तुम देखेंगे कि क्या है इसकी वास्तविकता। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और एवं इसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी का उदय। गांधी जी से पहले छोटे जो कांग्रेस वाले कर रहे थे उदारवादी आंदोलन, फिर उसके बाद उग्रवादी आंदोलन, फिर गांधीयन फेज पूरा, गांधी जी क्या कर रहे, गांधी जी का क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें। फिर भारत की आज़ादी 1947 गणतंत्र के रूप में भारत का उदय हुआ और संविधान लागू हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, फजल अली आयोग, फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आज़ादी के बाद का भारत है उसकी कुछ घटनाएं, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो 1800, अच्छा शुरू से जो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा से लेके 1857 तक, वो सब मध्य प्रदेश में भी जो घटनाएं घटी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका वगैरह जो ताम्रपाषाण कालीन है, एरण सागर के पास ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, और भीमबेटका की गुफाएं है ना, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर पर्यटन, मध्य प्रदेश में सांची, भीमबेटका, खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, ये सब विश्व पर्यटन स्थल हैं। मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता में क्या आंदोलन रहा भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी भूमिका मध्य प्रदेश की, 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की भूमिका क्या थी, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद यूनिट 5 में ये सब मध्य प्रदेश में जो प्रमुख राजवंश रहे, भोपाल रियासत, सिंधिया, होलकर, बघेली, बुंदेली, गोंडवाना, ये सब चीज़ें। और फिर मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश का जो साहित्य है, कला प्रारूप साहित्य, यहाँ की जनजातियाँ, उनके मेले, उनके नृत्य, उनका वेशभूषा, खान पान, ये सब चीज़ें है ना, पातालकोट पता होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको इन पर फोकस करना है। कुल मिला के यही सिलेबस होता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को देखने से को अपीयर होने से पहले उसके बेसिक्स को आप अच्छे से समझ लें। अगर आपने पानीपत के पहले युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना होगा, तो बाबर जब आया तो बाबर छोटा सा एक समरकंद का एक छोटा सा राजा, छोटी सी टुकड़ी, जितनी उसकी समरकंद की कुल जनसंख्या होगी उतनी यहाँ इब्राहिम लोदी की खाली फौज होगी। भारत का सम्राट था, भारत का राजा था इब्राहिम लोदी, भारत बहुत बड़ा देश था ना उस जमाने में भी, तो वह लेके आया, लेकिन उसकी रणनीति ऐसी रही कि वो इतने बड़े देश पर विजय प्राप्त कर सका। उसके बाद 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ। तो राणा सांगा ने एक जो गलती की, या ये बोलें कि बाबर की जो चतुराई रही, वो उसने वही रणनीति उसने जो इब्राहिम लोदी के साथ अपनाई थी, वही रणनीति उसने राणा सांगा के साथ अपनाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर रणनीति, प्रॉपर तरीके से आप कोई चीज़ पे अपियर होते हैं तो बड़े से बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम है जहाँ पे अपने पास सिलेबस है, मतलब हथियार हैं, और उन हथियारों का इस्तेमाल आयोग कैसे करेगा वो उसने प्रीवियस पेपर में दे रखा है। बस हमें उसकी रणनीति की, उसकी चालाकी को समझना है, और युद्ध है जीतना है और आगे बढ़ जाना है। तो अभी जब आप तैयारी की फेज में हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। एक बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, अपन सेटल हो जाए, नौकरी पानी हो जाए, उसके बाद खूब गहराई में जाइए और खूब गहराई में पढ़िए। बहुत मज़ा आता है इतिहास को जानने में, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग किताबें पढ़ी मैंने, बहुत अच्छा लगता है। और समय समय पर किताबों का रिव्यू भी हम करते रहेंगे, तो अपन मिलते रहेंगे। अब बने रहिए। थैंक यू।